नमस्कार दोस्तों, RH स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमारी पहली कहानियों का भी आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रेतों का डेरा। दीनानाथ को मनचाहा ट्रांसफ़र मिला था। काफ़ी अरसे से ऐसे शहर की जुगत में थे जहां उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा का वातावरण मिल सके। दीना बाबू रेलवे की नौकरी में थे। 20 साल नौकरी के गुजार दिए थे। पुत्र ने इंटर का और बेटी ने हाई स्कूल का इम्तिहान दिया था। रिज़ल्ट का इंतज़ार था। ट्रांसफ़र का ऑर्डर मिला कानपुर का तो पूरा का पूरा परिवार बाग बाग हो गया। पुत्र और पुत्री को सबसे ज़्यादा खुशी थी क्योंकि वो महानगर था, कानपुर महानगर। आगे की पढ़ाई के अच्छे से अच्छे साधन थे वहाँ। ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही दीनानाथ ने तुरंत ज़रूरत का सामान पैक किया। परिवार को लेकर इस अंदेशे के तहत रातों रात कानपुर रवाना हो गए कि कहीं कोई अड़चन ना आ जाए। इतने दिनों के सर्विस के दौर में वे ट्रांसफ़र के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। अच्छी जगह है ट्रांसफ़र के लिए, या तो अच्छी सोर्स हो या फिर नजराने चढ़ाने का मौका सुलभ हो। सरकार बदल गई थी। उनके साले की नेतागिरी काम आ गई। कहा जा सकता है बैठे बिठाए ट्रांसफ़र हाथ आ गया था। खैर, आगे का किस्सा यूं कि रितेश ने फेसबुक के माध्यम से कानपुर के 5-6 अपनी हम उम्र हम ख्यालों से फ्रेंडशिप बना रखी थी। सफ़र के दौरान ही रितेश ने बलबीर नामक दोस्त से फ़ोन संपर्क बना ढेरों बातें की। साथ ही उस वक्त की तत्कालीन मकान की समस्या के बाबत बताया। पढ़ाई लिखाई तथा अन्य सारी पसंद बताकर इशारा किया कि अच्छा सा किराए का मकान भी दिलवा दे यार। बलबीर ने जो मकान दिलवाया वो रितेश सहित उसके सारे परिवार के सदस्यों को पसंद आ गया था। सब बलबीर के किए गए प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा लायक बात भी थी। वो 7-8 किलोमीटर जाकर मकान मालिक के घर जाकर उन्हें अपने साथ बिठा कर ले आया था। किराएदार के बाबत सारी पढ़ा लिखी में अच्छी खासी भागदौड़ की थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मकान जिस तरह का जिस माहौल और इलाके में सब चाहते थे, ठीक ऐसा ही मिला था। मुनासिब किराए पर मिला था। मकान भी 1 मंजिला और पार्किंग सुविधा से युक्त था। रितेश अपने परिवारजनों के साथ छोटा हाथी में सामान भरकर रिहायशी सामान सहित वहां आ गया। दीनानाथ बाबू ने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। रितेश परिवारीजनों के साथ मकान की साफ़ सफाई में दोपहर 12 बजे के बाद करीब से जुट गया था। मकान को साफ़ सफाई की ज़रूरत भी थी। ये ज़रूरत इसीलिए थी कि ना जाने कब से मकान बंद पड़ा था। अच्छी बात यह थी कि नल कनेक्शन चालू था। बिजली फिटिंग तो थी पर कनेक्शन कटा हुआ था। मकान मालिक जब वहां रहता ही नहीं था तो बेकार में बिजली का मिनिमम बिल देने का भी कोई औचित्य नहीं था। मकान मालिक से तय हो गया था कि मीटर वो लगवा लेंगे, किराए में पैसा थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा। मीटर लगने तक अस्थायी व्यवस्था की भी सोच ली गई थी। उस दिन तो मोमबत्तियों और लैंप रोशनी से काम चला लेंगे। अगले दिन किसी पड़ोसी से जान पहचान करके मीटर लगाने तक 2-4 बल्ब जलाने के लिए डोरी डाल लेंगे। साफ़ सफाई में 2-3 घंटे लगाने के बाद रितेश ने अपनी छोटी बहन से कहा, अर्चना, अब घर साफ़ सुथरा हो गया है। मकड़ी के जाले, धूल धक्कड़ सब साफ़, बिल्कुल साफ़। तुम मम्मी के साथ लगकर सामान सजा दो, मैं बाज़ार से चाय पानी का इंतज़ाम करके अभी लौटता हूँ। सफाई के चक्कर में दोपहर से हमने कुछ खाया पिया भी नहीं, इसीलिए आंतों में कुलबुलाहट सी हो रही है। हाँ भैया, मैं भी यही कहने वाली थी। साफ सफाई और नए शहर के नए मकान में रहने की खुशी में खाने पीने का होश भी नहीं रहा, अर्चना ने खुशी खुशी कहा। और सुन, शाम के खाने का इंतज़ाम देख कर आना, ऑर्डर देकर आना। तेरे पिता भी 6-7 बजे तक आ जाएंगे। चाय नाश्ता कर लेते हैं, खाना सब साथ मिलकर खाएंगे। और हाँ, अपने दोस्त बलबीर को भी खाने पे बुला लेना, ठीक है? मुझे लगता है आज दिन ढले तक सामानों की सेटिंग में ही गुजर जाएगा। अब तो अगली सुबह से ही चाय नाश्ते से घर के खाने की बात शुरू हो पाएगी। रितेश की मां शोभा देवी ने लाड के साथ अपने बेटे को हिदायत और व्यवस्था की घोषणा की। आप चिंता ना करें मां, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा, रितेश ने कहा और होठों को गोल कर स्वभाव के अनुसार सीटी बजाता घर से निकल गया। रितेश के जाने के बाद अर्चना जब मकान के आंगन के छोटे से नल पर हाथ धोने पहुंची तो कुछ अजीब तरह की बू का उसे एहसास हुआ। सीलन या मरा चूहा निकाल फेंकने की हल्की बदबू जैसा एहसास था वो। उस बदबू के झोंके से अर्चना को उबकाई आई। उसने उबकाई रोकी, सांस रोकी, मुंह पे छींटे मारे
एक दो घूंट पानी चुल्लू से पिया, साथ ही सोचा ना जाने कब से मकान बंद रहा है, सीलन बदबू तो होगी ही, साफ हवा आएगी तो वातावरण स्वस्थ हो जाएगा। हाथ मुंह उसने साफ कर ही लिए थे। मकान की ताजगी से तबीयत कुछ बहाल हुई। सीधी खड़ी होकर वो माँ के काम में हाथ बटाने के लिए बड़ी ही थी कि उसकी निगाह मुख्य दरवाजे पर गई, जिसे अपनी धुन में रितेश दोनों पाट खुले छोड़ के चला गया था। कुत्ते बिल्ले के आने की आशंका के लिए उसने जाकर दरवाज़ा भिड़का दिया। दरवाज़ा भिड़काकर वो मुड़ी ही थी कि अचानक एकदम से उसकी नज़र छत से झूलते एक धागे पे पड़ी। लटकते सफ़ेद धागे को देखकर एकदम अजीब सा लगा उसे, क्योंकि उसे अच्छी तरह ध्यान था कि उसने छत से लेकर उस पूरी छोटी गैलरी की अच्छी तरह सफाई भैया के साथ मिलकर कर डाली थी। उस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही मकड़ियों के जालों का बसेरा था। एक एक को सींक के झाड़ू में डंडा बांधकर उसने रगड़ रगड़ कर वहाँ की सफाई खुद की थी। रितेश ने भी पानी की फुहारें मार मार कर छत तक को धो डाला था। फिर ये धागा कैसा? अर्चना के मन में पहले अचरज का भाव पैदा हुआ। एक दो पल में लटकते सफ़ेद धागे का भेद समझ में ना आया तो दो कदम आगे बढ़ाकर वो ठीक धागे के नीचे से ऊपर उसके सिरे तक देख भेद पाने के लिए नीचे जा खड़ी हुई। और जैसे ही वो धागे के नीचे जा खड़ी हुई तो जो दृश्य सामने आया, उसने बेसाख्ता अर्चना के कंठ से हृदय विदारक चीख निकाल दी। वो चीख मार के बदहवासी सी हो गई। कहा जा सकता है लड़खड़ाते गिरते पड़ते भागी। खैरियत गुजरी थी कि उसके कंठ से चीख निकलते ही शोभा देवी उसकी ओर लपक पड़ी, दौड़ पड़ी उसकी ओर। गैलरी के छोर पर ही माँ ने बेटी को दोनों बाहों में भर के सीने से चिपटा लिया। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ ने एकदम सवाल दागा। कुछ बदहवासी का शिकार वो भी थी, इसकी वजह भी थी, पर मन का वहम समझकर वो टाल गई थी। बात टालने लायक भी थी। उन्होंने सामान सजाते समय एक दो बार महसूस किया कि अपने पीछे रखे सामान को वो हाथ घुमाकर जब वे उठाने के लिए हाथ घुमाती थीं तो जो डब्बा हाथ में आने चाहिए थे वे अंदाज से हाथ में आ जाने की बजाय घूमकर देखने पर काफ़ी दूर नज़र आते थे। अक्ल घूम गई थी कि उन्हें जहाँ होना चाहिए था वहाँ से इतने पीछे कैसे चले जाते हैं जहाँ वे रख ही नहीं सकती थी। उस ख्यालों से वे उभर भी नहीं पाई थी कि बेटी की चीख ने रहे सहे होश भी उड़ा दिए थे। उस वक्त की हालत ये थी कि माँ बेटी दोनों के शरीर कांप रहे थे और माथे से पसीने की बूंदें फूट रही थी। माँ की बाहों का सहारा पाकर अर्चना इतना साहस संजोने में सफल रही थी कि वो अपना चेहरा और हाथ घुमाकर दिखाते हुए कह सके, माँ वो गैलरी के बीच छत पे। अर्चना के हाथ के संकेत से शोभा देवी की निगाह ठीक लक्ष्य पर तुरंत जा टिकी। हे राम, वो घिघी बंदी आवाज में बुदबुदाई। धागे पर ताज़े खून की बूंदें सरकती हुई और धागे के ऊपरी छोर से निकलकर इधर उधर छत पर दौड़ती हुई मकड़ियाँ जैसे वे जख्मी और खून से नहाई हुई हों। हाँ माँ हाँ, अर्चना ने कपकपाते स्वर में कहा। ठीक यही बात। जब मेरी पहली नज़र धागे पर पड़ी तो ये लटकता धागा पूरी तरह साफ सुथरा सफ़ेद था, लेकिन जब मैं उसके नज़दीक उसे देखने पहुंची तो धागा खून की बूंदों से रंगता चला गया माँ। और फिर उसके सिरे से जख्मी मकड़ियाँ निकल कर इस तेजी से छत पे दौड़ने लगी जैसे दो चार मुझ पर गिरकर मुझसे बदला लेने टूट पड़ेंगी। बदला? हाँ अम्मा, मैंने और भैया ने यहाँ लगे मकड़ियों के जालों को उजाड़ डाला था ना। झाड़ू मारने से कुछ जख्मी भी तो हो सकती थी, पर ऐसा हमने जानबूझकर नहीं किया था। उन्हें जख्मी करने के इरादे से नहीं किया था। ज्यों अर्चना अपनी बात कहती जाती थी त्यों दहशतज़दा शोभा देवी बेटी को समेटे समेटे कदम पीछे सरकाती जा रही थी। दोनों की बदहवासी पल पल बढ़ती जा रही थी। आंगन में बिछे फोल्डिंग पलंग पर वे आकर बैठी ही थी। रह कर कनखैयों से गैलरी को देख रही थी कि तभी उन्होंने छत के धागे को बेतहाशा कांपते हुए देखा। वो डर चुकी थी। दोनों की बदहवासी पल पल बढ़ती जा रही थी। वो आंगन में बिछे फोल्डिंग पलंग पर आकर बैठी थी। रह कर कनखैयों से गैलरी को देख रही थी, लेकिन या तो दूरी की वजह से वो जगह ओट में हो गई थी या फिर नज़रों से ओझल हो गई।
नज़रों से ओझल होना और भी दहशतनाक बात थी। अर्चना और शोभा देवी ने प्रेतात्माओं के 2-4-8-10 किस्से सुन रखे थे। उन्हें साया भी कहते थे। उन्होंने बदरूहें नाम भी पा रखा था। ऐसी दुष्ट आत्माएं खौफ पैदा करती हैं और अदृश्य हो जाती हैं। यदि वे दृष्टि में रहें तो उनसे सवाल जवाब किया जाए, निदान पाया जाए। चूँकि ये स्थिति नहीं थी, अतः दोनों के तन बदन काँप रहे थे। वे मारे खौफ के उस घर से भागकर खुले में लोगों के बीच सुरक्षित पहुंच जाना चाहती थी, पर उस समय उनके चाहने से सब कुछ नहीं हो रहा था। भय के मारे जड़वत सी अवस्था में थी दोनों। कदम ज़मीन पर रखे ही नहीं जा रहे थे। अब उसी समय सड़ांध का वो झोंका भी अर्चना और शोभा देवी ने एक साथ महसूस किया, जिसे गैलरी वाला नज़ारा सामने आने से पहले अर्चना ने अकेले महसूस किया था। दोनों को एक साथ उबकाइयाँ आईं। उबकाइयों के बीच दोनों ने चीख मारी। ठीक उसी पल धड़ाक से बाहर का दरवाज़ा खुला। माँ, अर्चना, आवाज़ कौंधी। हवा के झोंके पर मानो सवार रितेश अंदर आया। संभवतः उसने माँ और बहन की फंसी फंसी चीख ठीक द्वार पे सुन ली थी। उसने दोनों हाथों में संभाली खाने पीने की चीजें जल्दी से एक और फेंकी। क्या हुआ माँ? क्या बात है अर्चना? उसने दोनों के कंधों पर हाथ रख उन्हें सहारा दिया। दोनों ने खौफ ज़दा नज़रों से रितेश को देखा। अरे, तुम दोनों को तो ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है। माँ, अर्चना, बात क्या है? तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन दोनों को जैसे अब सहारे का एहसास हुआ। भैया, अर्चना भाई से लिपट गई। माँ ने बेटे का हाथ थाम लिया। अर्चना फूट फूट कर रोते हुए फंसी फंसी आवाज़ में बोली, भैया, यहाँ कोई शय है। प्रेतों का डेरा है यहाँ। क्या बकवास है? प्रेतों का डेरा? रितेश ने हैरानी से पूछा। तुम लोग किस वहम का शिकार हुई हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सिर्फ मन का वहम होता है। नहीं भैया, जो मैंने देखा, माँ ने भी देखा। ये घर नहीं, प्रेतों का डेरा है भैया, प्रेतों का डेरा। क्या तुम कुछ अजीब सी बू महसूस नहीं कर रहे हो? नहीं, साफ ताज़ी हवा तो आ रही है दरवाजे से। उसने घूमकर दरवाजे की ओर देखा, जो हड़बड़ाहट में उसके दाखिल होने के बाद दोनों पाटों से अभी भी खुला हुआ था। माँ और बेटी दोनों ने महसूस किया कि अब ताज़ी हवा में वे सांस ले रही हैं। उन्हें इस बात का भी कुछ इत्मीनान हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर बाहर से गुजरते लोग भी मदद को अंदर आ सकते हैं। अब बात बताओ, बात क्या है? रितेश के आ जाने के बाद अर्चना और शोभा देवी दोनों का खौफ कम हुआ, पर डर की परछाइयाँ चेहरे पर अब भी थी। अर्चना का कंठ फूटा। वो अपने देखे गए एक एक वाक़ये का बयान करने लगी। शोभा देवी बेटी के कथन की हिमायत करती नजर आ रही थी। पूरी बात सुन और समझकर रितेश ने तार्किक स्वर में कहा, बकवास है तुम दोनों की। मकान से बदबू की बात, वो तो मानी जा सकती है। घर पुराना था, काफ़ी दिन से बंद था, ना जाने कब से ही बंद पड़ा रहा हो। साफ हवा आती जाती नहीं होगी यहाँ, तो सीलन की बदबू भी आने ही लगती है। सड़ांध भरी सीलन युक्त? नहीं भैया। अरे, कोई चूहा, छिपकली या कोई और जंतु मरकर सड़ सकता है। हो सकता है हमारी नज़रों में वो अभी तक नहीं आया हो। फिर वो एकदम से अर्चना की कलाई पकड़ के लगभग खींचता हुआ बोला, चल दिखा, कहाँ है गैलरी में दौड़ती खूनी मकड़ियाँ? छत से लटकता वो रक्त रंजित धागा कहाँ है? कहाँ है वो रक्त रंजित धागा? आगे आगे रितेश और हल्के से प्रतिरोध के साथ अर्चना और उसके पीछे पीछे शोभा देवी पुत्री को सहारा दिए हुए बढ़ चले। अब अर्चना और शोभा देवी की हैरत से आंखें चौड़ी हो रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था, न छत पर न फर्श पर। एक भी मकड़ी नहीं, एक भी खून का धब्बा नहीं। कुछ देर के बहस मुहावशे के बाद वे आंगन में बिछे पलंगों पर आ गए। अर्चना अपनी बात जोर देकर कह रही थी। शोभा देवी बेटी के कथन को वजनदार बना रही थी। रितेश को लगा कि उसके अकेले ढांढस बता देने से बात बनने वाली नहीं। पिता को आने में कितना विलंब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में उसने बेहतर समझा कि बलबीर को फ़ोन करके अर्चना और माँ की देखी बातों की जानकारी दे दे। उससे इसरार करे कि अगर हो सके तो वो खुद आ जाए। उधर से आशानुरूप जवाब मिला। 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि बलबीर आ पहुंचा था। और संयोग की बात ये थी कि दीनानाथ जी भी आ गए थे।
एक बार फिर सारी बातों को माँ बेटी ने सबके सामने दोहराया। बातें सुनकर दीनानाथ जी बोले, अच्छा हुआ मैंने कुछ जल्दी आने की बात सोची। सीनियर से रिक्वेस्ट की कि आज पहला दिन है, परिवारिक सदस्यों को खाने पीने की सामानों की ज़रूरत होगी। उन्होंने आने की इजाज़त दे ही दी। वो फिर बड़बड़ाए, यहाँ बात का बतंगड़ बना हुआ लगता है मुझे। बात कुछ ऐसी कैसे हो सकती है? भूत प्रेत, प्रेतों का डेरा, सब बकवास है। अर्चना का डर फिर भी कम नहीं हो रहा था। शोभा देवी पुत्री के कथनों पर हाँ में हाँ मिलाने में पीछे नहीं थी। खैर, काफ़ी देर बाद बलबीर ने मुँह खोला। एक बात तो तय है कि अब मोमबत्ती या लैंप से बात बनने वाली नहीं है। फिर उसने आगे कहा, लगता है मुझे डैडी का सहारा लेना पड़ेगा। ये इलाका उनके थाना अंतर्गत आता है। वे थाना इंचार्ज हैं। आकर खुद या इलाका चौकी इंचार्ज को भी 2 सिपाहियों के साथ भेज देंगे तो बिजली तार किसी के यहाँ से कनेक्ट करके रोशनी का मसला चुटकियों में हल हो सकता है। साथ ही हल्के कटाक्ष के साथ कहा, आखिर खाकी का रोब हर जगह पड़ता ही है, चाहे वो प्रेत हो चाहे वो भूत हो, सब तो पुलिस से डरते हैं। क्यों है ना रितेश भाई? माहौल को तनाव रहित बनाने के इरादे से ही उसने ये बात कही थी। हर किसी के लिए बलबीर की बात मुंह मांगी मुराद जैसी थी। कहीं से बिजली की लाइन मिल जाए तो फिटिंग तो थी ही मकान के हर हिस्से में। घर बल्बों से रोशन हो जाए तो भय का भूत तो अपने आप ही भाग जाने वाला था। ऐसी रितेश, दीनानाथ और बलबीर की सोच थी। रितेश ने कृतज्ञता के भाव से बलबीर को देखा। बलबीर ने झट अपने पिता को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर से कॉल अटेंड हुई। बलबीर ने रितेश से अपनी दोस्ती का हवाला दिया और अपनी फरमाइश रखी। 1-2 बार प्लीज़ डैडी की औपचारिकता शब्दावली का इस्तेमाल किया गया और फिर बाप का दिल बेटे के लिए आसमान के तारे तोड़कर ला सकने वाली बात मुकम्मल हो गई। फिर ऐसे में रोशनी के कुमकुमों से घर को रोशन करने की क्या बिसात थी। कुछ देर बाद पुलिस जीप द्वार पे आ पहुंची। एक ड्राइवर, 2 पुलिसमैन बिजली विभाग के लाइनमैन को साथ लेकर आए थे। लाइनमैन अपने साथ केबल का बंडल भी लेकर आया था। बलबीर को पुलिस वाले पहचानते थे कि साहब का लड़का है। उसने अपनी देखरेख में इलेक्ट्रिक पोल से घर के अंदर कनेक्शन बॉक्स तक तार जुड़वा दिए। हाथों हाथ बल्ब आए और घर पूरा रोशन हो गया। दिन ढलने से पहले घर में बिजली आ गई। इस बात में सबके सब भूल से गए थे कि रितेश के आने से पहले कोई रोमांचक घटना भी घटी थी। खाने पीने का इंतज़ाम हुआ। बलबीर से सबने आग्रह किया कि वह उनके साथ खाना खाकर जाए। माँ जी नाराज़ होंगी, वो मुझे खिलाकर ही खाती हैं, बलबीर ने कहा और चला गया। दोस्त को बाहर पहुंचाकर बार बार धन्यवाद अदा करके रितेश घर में लौटा। घर वालों के साथ खाने में शामिल हुआ। परिवारिक सदस्यों के पलंग, बिस्तर, तकिए आंगन में बिछ गए। लेटने, बैठने, सोने के बारे में बातें होने लगी। लेटने, बैठने, सोने का विचार होने लगा। दीनानाथ उठकर मुख्य द्वार पर गए और दरवाज़ा बंद कर आए। रितेश अपना तकिया लेने कमरे में गया। करीब करीब सभी जगह बल्ब रोशन थे। एकदम नई जगह थी। रात को पानी की, टॉयलेट की किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती थी। काफ़ी मुद्दत से कहीं रहा जाए तो अंधेरे में भी उठकर आदमी अपनी हाजत पूरी कर आता है, लेकिन नई जगह तो परेशानी होती ही है। दीनानाथ, शोभा देवी, अर्चना इधर उधर की बातों में खोई हुई थी। यद्यपि गर्मी का मौसम था, मगर खुला हुआ आंगन होने की वजह से कोई ख़ास गर्मी का एहसास नहीं था। उधर रितेश कमरे में पहुंचा। सामानों के बीच से उसने अपना तकिया उठाकर जैसे ही वापसी के लिए वो पलटा तो एकदम से नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी। नज़र पड़ी तो जमी की जमी रह गई। उसी दरवाजे की चौखट पे लटकता सफ़ेद धागा नज़र आया। फिर देखते ही देखते सफ़ेद धागा खून से भीगता चला गया। फिर धागे के सिरे से निकल निकल कर इधर उधर बेचैन सी भागती रक्तिम मकड़ियाँ यहाँ वहाँ दौड़ लगाने लगी। पहली ही नज़र में रितेश के रोंगटे खड़े हो गए। हौसले को संजोने की चेष्टा करने के लिए रितेश ने एकदम से हौसला खो दिया। उसने चौखट से कमरे की छत पर ठीक उस जगह मकड़ियों को एकत्रित होते देखा जहाँ वो भयभीत खड़ा था। फिर वो इस एहसास में भरा जैसे सब की सब मकड़ियाँ उस पर कूद पड़ने वाली हैं। इस एहसास में भरते ही बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली, पिताजी, माँ, बचाओ।
ऊंचे स्वर में चीखता हुआ वो दरवाजे से बाहर निकलने के लिए झुके झुके दौड़ पड़ा। संभल न पाया, बरामदे में पहुंचकर गिर पड़ा, फिर संभला। तब तक घर के तीनों सदस्य हड़बड़ाकर उस तक पहुंच गए थे। उन्होंने उसे संभालना चाहा, मगर वो उनके संभाले ना संभला और सीधे बिस्तर पर जा गिरा। वो गहरी गहरी सांसों से हाँफने और फटी फटी आँखों से बरामदा पार उस कमरे की चौखट को देखने का प्रयास करने लगा, लेकिन अब देखा गया दृश्य लुप्त हो चुका था। दीनानाथ, शोभा देवी और अर्चना को भी कुछ नहीं दिखा। तीनों हड़बड़ाए हुए रितेश को घेर कर खड़े हो उसका कुशल क्षेम पूछने लगे। हर किसी को जानने की जिज्ञासा थी कि रितेश ने क्या देखा जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। शोभा देवी ने जल्दी से लाकर बेटे को पानी पिलाया, चुल्लू में पानी ले उसके मुंह पे तुरंत फेरा। रितेश की हालत धीरे धीरे संभलने लगी। तब उसने अटक अटक कर जिनसे सामना हुआ उसका सिलसिलेवार जिक्र करना आरंभ किया। सुनने वाले सुनने को आतुर थे। दीनानाथ बीच बीच में सवाल भी कर रहे थे, पर चेहरे पर आते भाव स्पष्ट करने के लिए काफ़ी थे कि अपने कथन से परिवारी सदस्यों को तसल्ली बंधा रहे थे, पर अंदर ही अंदर खुद भी भयभीत हैं। रितेश, अर्चना और शोभा देवी अब उस घर में एक भी मिनट ठहरने को तैयार नहीं थे। पर सवाल ये था कि रात के 10 बज चुके थे। इस वक्त रात का बसेरा कहाँ मिल सकता था। जाने को तो किसी होटल में भी जाकर टिक सकते थे, पर भरी पूरी गृहस्थी को लाद कर होटल में जाने का औचित्य नहीं था। और गृहस्थी का सारा सामान वहाँ छोड़कर इसीलिए नहीं जाया जा सकता था कि कहीं पीछे कोई सारा सामान गायब ना कर दे। कुछ विचार कर दीनानाथ मुख्य द्वार को गए। दरवाज़ा खोल के बाहर निकले। बस्ती ज़्यादा घनी नहीं थी, पर इक्का दुक्का लोग यहाँ वहाँ टहलते नज़र आ रहे थे। दीनानाथ ने इस बात में कोई समझदारी न समझी कि बगैर जान पहचान के अजनबियों को वो रोककर अपने मकान में भूतहे किस्से का रोना रोएं और ख़ुद ही तमाशा बन जाएं। वे कुछ देर बाहर रहकर अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया, परिवारी सदस्यों के बीच में आ गए। कोई रास्ता निकला? पत्नी ने आतुरता के साथ पूछा। कुछ सूझ नहीं रहा। फिलहाल तो आज रात किसी तरह यहीं गुजारनी होगी, सुबह होने पर देखी जाएगी। मैं फिर कहता हूँ बलबीर को फ़ोन कर लेने दीजिए ना पिताजी। पागल मत बन, बार बार अपने दोस्त को बुलाएगा तो उसके माँ बाप की नज़रों में हम गिर जाएंगे। तू खुद को बलबीर की जगह रख कर देख। क्या तुझे बलबीर इतनी रात बुलाता तो मैं या तेरी माँ तुझे जाने की इजाज़त दे देते? उसके बाद पलंग पर अधलेटे से बैठे उनकी रात गहराती गई। चारों आंख खोलकर बरामदे की दीवारों छतों पर निगाह डालते तो चारों को दिखता कभी यहाँ तो कभी वहाँ खूनी धागा लटकता नजर आ रहा है। उस धागे में से मकड़ियाँ यहाँ वहाँ भाग भाग के जा रही हैं, तितर बितर होके फैल रही हैं। कभी सड़ांध भरी बू आने का आभास होता तो कभी नथुनों में ऐसी हवा टकराती कि उल्टी गिरने का मन हो जाता। किसी तरह रात गुजरी। चिड़ियों की चहचहाहट उभर कर नए सवेरे का पैगाम देने लगी। शोभा देवी अपनी दिनचर्या के अनुसार नहा धोकर पूजा पाठ में जुटी। पत्नी के बाद दीनानाथ बाथरूम में दाखिल हुए। अभी नल से पानी गिरने की आवाज़ भी नहीं हुई थी कि अचानक रितेश ने बाथरूम से धड़ाम से गिरने की आवाज़ के साथ पिता के चीख मारने की आवाज़ सुनी। वो बाथरूम के पास ही था। हवा के झोंके की तरह उसने दौड़कर बाथरूम के दरवाजे पर कंधा मारा। दीनानाथ ने अंदर से सिटकनी ना चढ़ा रखी थी, अतः दरवाज़ा धाड़ से खुला। पिताजी! बदहवास आवाज़ में रितेश के कंठ से आवाज़ फूटी और उसने पिता को बाहों में संभाल लिया, पर वो बेहोश हो चुके थे। उनका माथा दीवार से टकराया था, बाहें शर्ट से उलझी हुई थी। उनकी अवस्था से पता चलता था कि हादसा शर्ट उतारते समय पैर फिसलने से हुआ था। तब तक अर्चना और शोभा देवी भी दौड़ती हुई वहां आ गई थी। रितेश अपने पिता को बाहों में भरे भरे बाहर आ चुका था। वे बेहोश थे, इसीलिए तीनों ने सहारा दिया। बरामदे में बिछे पलंग पर ले जाकर उन्हें लिटाया गया। खैरियत रही कि चेहरा गीला करने, पंखा झलने जैसे प्राथमिक उपचार पाकर दीनानाथ जी को होश आ गया। वो उठ बैठे, फटी फटी आँखों और तनिक भयभीत चेहरे से परिवारी सदस्यों को देखा। सब पूछने लगे, क्या 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 बात हुई थी? क्या हुआ था? कैसे हुआ ये सब? 2-3 मिनट दीनानाथ को खुद को संभालने में लगे। फिर उन्होंने कहा, मैं शर्ट उतार रहा था कि मुझे किसी डरावनी आकृति ने दीवार पे धक्का दे दिया।
मेरा सिर दीवार से जा टकराया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। डरावनी आकृति ने धक्का दिया। दीनानाथ के इन शब्दों ने सभी को झुरझुरी से भर दिया। वजह ये थी कि दीनानाथ के बताने से पूर्व तीनों के मन में किसी न किसी तरह ये बात भी थी कि वे बाथरूम के फर्श पर फिसल गए होंगे। दीनानाथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनकी हालत देख शोभा देवी भी भयभीत दिखने लगी थी। सुबह के बाद से 2-3 घंटे का माहौल सुकून भरा रहा। अब फिर शाम और रात वाले माहौल की शुरुआत हो गई थी। चारों काफ़ी देर तक गुमसुम बैठे रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। अब तो किसी के भी नहाने धोने का माहौल न रहा। हर कोई बाथरूम में जाने से भय खा रहा था। काफ़ी देर बाद शोभा देवी चाय नाश्ता बनाने के लिए उठी। दीनानाथ ने उस दिन ड्यूटी पर ना जाने का फैसला कर लिया था। दीवार से सिर टकराने की वजह से माथे से चोट खाए हिस्से में गूमड़ निकल आया था। डॉक्टर से दवा इलाज कराने की ज़रूरत थी। अंदाज़ा था कि अभी किसी डॉक्टर की दुकान नहीं खुली होगी। शोभा देवी ने गैस चूल्हे पे चाय चढ़ाई। पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने एक सूती कपड़े की तह बना उसे तवे पर गर्म करके पति के चोट खाए माथे पे सेक करने लगी। वे अभी पति के माथे की सिकाई कर ही रही थी कि रितेश ने महसूस किया कि सिलेंडर से गैस रिस रही है। एलपीजी की बदबू फैल रही है। वो लपक कर किचन के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा गैस के दोनों चूल्हे बुझे हुए हैं। सिलेंडर से गैस पाइप निकलकर अलग पड़ा है। ओ माँ! रितेश की हैरत से चीख सी निकल पड़ी। उसने झपट कर सिलेंडर की सप्लाई तुरंत बंद की और फुर्ती से उछाल मार के बाहर आया। पूरे किचन में गैस भरी हुई थी। रितेश के ओ माँ और हड़बड़ाहट बौखलाहट की वजह से दीनानाथ, शोभा देवी और अर्चना रितेश तक पहुंच गए। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? वो माँ, दूर से ही देखिए, किचन में गैस भरी है। रितेश ने गैस सिलेंडर के उस हिस्से की ओर इशारा करके दिखाया जहां पर सिलेंडर से गैस पाइप निकलकर दूर फर्श पे गिरा पड़ा था। रितेश ने जो दिखाया तीनों ने देखा। सबकी जान मानो कंठ में आ समाई। सबकी एक ही कल्पना थी, यदि कोई किचन में गैस की बू महसूस किए बगैर दाखिल हो जाता और गैस लाइटर के बर्नर जलाने के लिए क्लिक कर देता तो पलक झपकते पूरा किचन आग का गोला बन जाता। आग के उस गोले में समाने के बाद वहाँ मौजूद इंसान की हालत क्या होती, ये बस सहज में ही कल्पना कर लेने वाली बात थी। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, दीनानाथ भय से कंपित स्वर में बुदबुदाए। प्रेतात्माएं सिर्फ हमें डरा नहीं रही, हमें मार डालने पे आमादा है। चलो सब बाहर निकलो। कहकर वो पलटे। शोभा देवी, रितेश, अर्चना एक डोर में बंधे घर के मुखिया के पीछे पीछे हो लिए। घर के द्वार के बाहर निकल आने के बाद सबने जैसे मुक्त हवा में सांस ली थी। दीनानाथ ने फिर कहा, हमें रात ही ये भूता मकान छोड़ देना चाहिए था। हमने गलती की जो यहाँ रात गुजारी। रितेश की समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे। मोबाइल उसकी जेब में था। उसने बलबीर को फ़ोन लगा ही दिया। उस वक्त धूप काफ़ी चढ़ाई थी। बस्ती के लोग धीरे धीरे उनकी ओर उत्सुकता में भरे आने लगे थे। किसी घर के चारों सदस्य बदहवास और उजड़ी बिजड़ी अवस्था में यकायक घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाएं, तो चलते फिरते लोग अपना फ़र्ज़ मान बैठते हैं कि पूछें सब खैरियत तो है? भाई साहब, बहन जी, बेटी, मिस्टर, सब खैरियत से तो है? उसी तरह के मामले का सामना दीनानाथ फैमिली को भी करना पड़ा। आस पड़ोस के मकानों की औरतें भी जुटने लगीं। जो कुछ गुजरी थी उनके और उनके परिवार के साथ, उसका दीनानाथ, शोभा देवी और अर्चना को बखान करना ही पड़ा। लोगों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। कुछ घर के अंदर झांक कर देखने भी लगे, जैसे दुष्ट आत्माएं उन्हें नज़र आ ही जाएंगी तांडव नृत्य करती हुई। एक बुजुर्ग ने बढ़कर कहा, बरसों से मकान यूं ही बंद पड़ा है, 24 घंटे के लिए भी आबाद नहीं हुआ ये। मकान मालिक खुद तो यहाँ रहता नहीं। 1-2 आपसे पहले भी किराएदार आए थे और दिन निकलने से पहले ही सामान समेटकर रफू चक्कर हो गए। उन्होंने किसी से कुछ बताया भी नहीं। आज आप लोगों की जुबानी अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। ये तो सच में प्रेतों का डेरा लगता है भाई। क्या वाकई ये सब हुआ भी था? अरे चिचा जान,
ये हमारे साथ आप बीती है, रितेश ने कहा। जी भाई साहब, रितेश ठीक कह रहा है, दीनानाथ ने भी बुजुर्ग से आत्मीय संबंध बनाते हुए कहा। सामान समेटकर आज ही और अभी मैं भी यहाँ से बस रफू चक्कर होने ही जा रहा हूँ। अरे आइए भाई, हम जरा सब अंदर चलकर देखते हैं। एक जरा साहसी से नजर आने वाले 35-40 वर्षीय हट्टे कट्टे मोहल्ला वासी ने कहा। साली प्रेतात्माओं की ऐसे की तैसी, दीनानाथ ने हाथ जोड़ लिए दयनीय स्वर में बोले। मुझ में और मेरे परिवारी सदस्यों में अब हिम्मत नहीं इस भूते मकान में कदम भी रखे। बस एक मेहरबानी करें, हमारी गृहस्थी का सामान निकलवा दें और सवारी का इंतजाम करा दें। मैं रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही सामान ले जाके रख दूंगा। सरकारी मुलाजिम हूँ, विभागीय लोग मकान दिलवाने में सहायता कर ही देंगे। हो सकता है कोई रेलवे क्वार्टर ही खाली मिल जाए। और फिर थोड़ी ही देर में खुशामद में आमद वाली कहावत दीनानाथ के साथ चरितार्थ हुई। बस्ती के औरत मर्द लड़के बच्चे सब ने मिलकर दीनानाथ फैमिली का सामान घर से बाहर निकलवाया। उस वक्त तक बलबीर भी रितेश के बुलावे पर आ पहुंचा था। उसके शब्दों में सॉरी और ऐसा मालूम ना था रितेश मेरे दोस्त, इस तरह के खेद भरे शब्द थे। फिर उसने आश्वस्त स्वर में कहा, साले जान बची लाखों पाए दोस्त। रितेश ने जवाब में कहा, तुम क्यों खेद प्रकट करके शर्मिंदा करते हो भाई, तुमने तो हमारी हर तरह से मदद की है। बलबीर ने रितेश के कंधे पे हाथ रख के कहा, मैं उस कांस्टेबल का हाथ पकड़ूंगा जिसने इस खाली मकान के बारे में बताया था। मकान मालिक से वही सुलटेगा। बस्ती वालों ने मिनी ट्रक का इंतज़ाम भी कर दिया था। सामान तुरंत फुरत में लद गया। अगला दृश्य कोई 4 महीने बाद कॉलेज से बलबीर के साथ वापसी पर उसी बस्ती की उसी सड़क से रितेश का गुजरना हुआ। भूते मकान के करीब पहुंचकर वहां हलचल देख रितेश ने बलबीर को रुकने और मामला देखने समझने का आग्रह किया। बलबीर को भी गहरी उत्सुकता थी कि वहां का हालचाल देख ही लिया जाए। मकान के नज़दीक पहुंचकर जो बात सामने आई वो कुछ इस तरह थी। दीनानाथ के परिवार के सदस्यों के साथ घटी घटनाओं के बाद भूते मकान को लेकर मकान मालिक पर हर दिन उसी बस्ती वालों का दबाव बनने लगा था जिस बस्ती में दीनानाथ जी 4 महीने पहले आए थे। बस्ती वाले कह रहे थे कि वो उस मकान का कुछ उपाय करें, अन्यथा सब मिलकर मकान की ईंट उखाड़ फेंकेंगे। ये दबाव भरा आक्रोश इसलिए बढ़ा था क्योंकि लोगों ने दीनानाथ परिवार से जो घटनाएं सुनी थी उसकी हलचल बस्ती के बच्चों में भी बढ़ती गई। बच्चे डरने लगे थे। पड़ोसियों को खौफ सताने लगा था कि पता नहीं भूते मकान के भूत कब उनके घर परिवार के सदस्यों को सताने लगे। दबाव बढ़ने पर मकान मालिक ओझा मौलवियों और तांत्रिकों की शरण में गया था। हर किसी ने अपने अपने ढंग से उपाय बताकर रकम ऐंठी थी। मकान मालिक ने बताए हुए उपाय किए थे, पर उन उपायों से बस्ती के लोगों को तसल्ली नहीं हुई थी। अंत में एक तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या के बल पर बताया कि मकान के आंगन में नीचे 4 मीटर खोदने पे 3 अकाल मृत्यु पाए लोगों के शरीर मिलेंगे। वही शरीरों के ढांचे यहाँ दफन पड़े हैं। उन ढांचों को निकलवा कर उनका यथाविधि अंतिम संस्कार किया जाए तो कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तांत्रिक के बताए अनुसार मकान मालिक ने मकान का आंगन खुदवाया। हैरत की बात थी कि 3 इंसानी ढांचे भी खुदाई में निकले थे। मकान मालिक ने तांत्रिक की बताई विधि से उन ढांचों का अंतिम संस्कार भी करा दिया था। अंतिम संस्कार के बाद आंगन का गड्ढा ढांपा जा रहा था। बस्ती वाले उत्सुकता से सब देख रहे थे। बीरबल और रितेश ने भी दूर रहकर लोगों से कहते सुना था, वाकई ये मकान प्रेतों का डेरा ही था भाई। बस्ती के लोगों के अनुसार अड़ोसी पड़ोसी को अब इस बात का इत्मीनान था कि अतृप्त आत्माओं के द्वारा अब उन्हें और उनके परिवार को सताए जाने का कोई खतरा नहीं। यार रितेश, गाड़ी बढ़ाऊं? बलबीर ने सब कुछ सुन समझ लेने के बाद पूछा। हाँ चलते हैं भाई, चलो चलते हैं, रितेश ने कहा। बलबीर ने गाड़ी बढ़ा दी। यार समझ में नहीं आता, भूत प्रेत आत्माएं होती भी हैं या नहीं? बलबीर ने कुछ देर की चुप्पी के बाद पूछा। विश्वास तो मैं भी नहीं करना चाहता, पर उस दिन के 20 घंटे जो मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के साथ गुजरे हैं उन्हें याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रितेश ने कहा। बलबीर के पास तर्क के लिए कुछ नहीं था। उसने भी उस विषय पर चुप्पी साध ली। उसे तो रितेश की दोस्ती पर नाज था। दोस्त के हाँ में हाँ और ना में ना थी। समाप्त।
तो दोस्तों ये थी कहानी प्रेतों का डेरा। अगली कहानी लेकर जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।